नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है। दोस्तों, आज इस लॉकडाउन पीरियड में हम फिर एक बार आपसे मिले हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। मैं अपने घर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसमें मेरी मदद मेरा बेटा एकम अरोड़ा भी कर रहा है। थैंक यू एकम फॉर हेल्पिंग मी इन दिस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है हम लोग एक रेलेवेंट और बड़े अभी जो प्रेजेंट बहुत ज़्यादा उस पर रिपल इफेक्ट आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि ये एक एडवांस रूलिंग है क्ले क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के केस में राजस्थान अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा इसमें डायरेक्टर रेम्युनरेशन पर जीएसटी की बात की गई है रिवर्स चार्ज में। तो मेरा क्या ओपिनियन है, मैं क्या सोचता हूं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए। वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो ऑफ कोर्स मुझे याद आया गया कि ये 20 फरवरी 2020 की क्ले क्राफ्ट की एडवांस रूलिंग है, लेकिन इससे पहले भी एक एडवांस रूलिंग आई है, वो एल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड की है और 25 सितंबर 2019 को आई थी, कर्नाटका अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा दी गई थी। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जो क्ले क्राफ्ट वाली एडवांस रूलिंग है उसका जन्मदाता एल्कॉन इंजीनियर्स कंसल्टिंग इंजीनियर्स ही है, क्योंकि क्ले क्राफ्ट ने अपने एप्लीकेशन में जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट किया उसमें उन्होंने कहा कि हमें ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये जो एल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियर्स की एडवांस रूलिंग है इसने हमें डाउट में डाल दिया। अब दोनों एडवांस रूलिंग्स में जजमेंट ये आया कि जो डायरेक्टर रेम्युनरेशन है, जो भी होल टाइम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी जो रेम्युनरेशन है उस पर एंट्री नंबर 6 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन के द्वारा रिवर्स चार्ज में टैक्स काटना है, मतलब खुद से कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को जमा कराना है। अब इस बात के लिए मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या मेरा व्यू है। दोस्तों, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि वर्तमान में ये एडवांस रूलिंग सिर्फ उन्हीं एप्लीकेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है जिन्होंने इसको सॉर्ट किया है। इसका मतलब क्ले क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड और एल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर ही रिस्पेक्टिवली ये दोनों एडवांस रूलिंग्स एप्लीकेबल है, या उनके जुरिसडिक्शनल ऑफिसर्स के ऊपर, बाकी किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इन एडवांस रूलिंग्स के परसुएसिव वैल्यू है। कहीं ना कहीं इस बात से हमें ये पता लगता है कि अथॉरिटीज फॉर एडवांस रूलिंग क्या ओपिनियन फ्रेम कर रही है, डिपार्टमेंट क्या ओपिनियन फ्रेम कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्विस टैक्स में भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। डायरेक्टर रेम्युनरेशन पे की जाती थी, रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म वहां पर भी था। तो मैंने कुछ पन्ने खंगाले, मेमोरी लेन में वापस गया तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मुझे मिले। एक सर्कुलर मिला, सीबीआईसी का सर्कुलर नंबर 115 31 जुलाई 2009 का सर्कुलर था, वो इशू हुआ है, डिपार्टमेंट ने किया है। और एक सी स्टैट औरंगाबाद बेंच का जजमेंट मिला मुझे अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में। इन दोनों जजमेंट्स, इस टी स्टैट के जजमेंट और इस सर्कुलर में कहानी कुछ और ही है। जो आज एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज कह रही हैं उससे अलग कहानी है, उससे विपरीत कहानी है। इन दोनों के बारे में बताऊंगा और जो मैं अपना व्यू बताऊंगा वो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एट प्रेजेंट सिचुएशन जो है, वर्तमान में कोई बेंचमार्क हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं इस थी स्टैट के जजमेंट और सर्कुलर को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बेस बना सकता हूं अपने भविष्य को निर्धारित करने के लिए, क्योंकि भूत जो है वो कहीं ना कहीं भविष्य का निर्माता ही होता है। तो भूत में, पास्ट में ये सब बातें सीबीआईसी ने ही सर्कुलर 115 में कही। सर्कुलर 115 31 जुलाई 2009, उससे पहले सी स्टैट जजमेंट में जो एप्लीकेंट ने जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए वही क्ले क्राफ्ट ने एग्जैक्ट फैक्ट्स प्रेजेंट किए। क्ले क्राफ्ट और जो अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड में लगभग सिमिलर फैक्ट्स थे। उन्होंने कहा कि मैं इन डायरेक्टर्स का फॉर्म 16 इशू करता हूं, सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस काटता हूं, पीएफ का कंप्लायंस करता हूं, फॉर्म 32 में एमसीए को जो फाइल किया है उसमें अपने एम्प्लॉइज के रूप में इनको दिखाया हुआ है, और इनको सिटिंग फीस नहीं देता, इनको रेम्युनरेशन देता हूं। सिटिंग फीस से ये नजर नहीं आता, ये नजर आता है कि वो क्या ओकेजनली मेरे यहाँ आते हैं और सिर्फ मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं और सिटिंग फीस लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैं उनको पूरी तरह से सैलरी देता हूं, रेम्युनरेशन देता हूं और मैनेजमेंट फंक्शंस में वो पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि वो ओकेजनल कोई डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सी स्टैट ने इन फैक्ट्स के बेसिस पे ये जजमेंट दिया कि यहां पर ये फेवर में दिया कि इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी सर्विस टैक्स उस समय नहीं लगना चाहिए। सिमिलर सर्कुलर 115 नंबर 31 जुलाई 2009 का सीबीआईसी ने इशू किया। उन्होंने 2 बातें क्लैरिफाई की कि भले ही आप मैनेजिंग डायरेक्टर / डायरेक्टर्स विद इन ब्रैकेट होल टाइम और इंडिपेंडेंट
मैनेजिंग डायरेक्टर स्लैश डायरेक्टर विद इन ब्रैकेट होल टाइम और इंडिपेंडेंट को कमीशन दे रहे हैं, लेकिन ये कमीशन का नाम है, कमीशन नहीं है, तो इस कमीशन को हम बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज में ट्रीट नहीं करेंगे, इसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए। दूसरा उन्होंने क्लैरिफाई किया है सर्कुलर में कि अगर आप कोई कंसल्टेंसी के नाम पर भी फीस दे रहे हैं, रेम्युनरेशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं अपने होल टाइम डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर्स को, तो भी ये कंसल्टेंसी नहीं है, बेसिकली एक मैनेजमेंट फंक्शन को पार्टेक करने का रेम्युनरेशन है, सैलरी है, तो इसको भी हम सर्विस टैक्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी क्लैरिफाई किया कि अगर कोई एडिशनल कंसल्टेंसी या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बाय द डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उसके लिए अगर आप सेपरेट फीस देते हैं तो वो सर्विस टैक्स में चार्जेबल जरूर होगी। वर्तमान में कोई मेरे पास बात कहने का लॉजिक, कोई रीजन नहीं है, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भूत से भविष्य में रास्ता बनता है। पास्ट में ये बोला गया है कि इन पर ना रिवर्स चार्ज में ना फॉरवर्ड चार्ज में कोई जीएसटी या सर्विस टैक्स, उस समय सर्विस टैक्स था, नहीं लगना चाहिए। तो मुझे लगता है भविष्य में भी इन पर सर्विस जीएसटी नहीं लगेगा। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम इस मैटर को क्लैरिफाई करें बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो वैसे जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अगर रिवर्स चार्ज पे करना पड़ गया एंट्री नंबर 6 13/2017 सीटीआर के द्वारा, तो उनको कंपलसरी सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, जो कि उनके लिए अनड्यू हार्डशिप होगा। मैं कहूंगा कि इस बात को लिटिगेशन में जाने से पहले, डिस्कॉर्ड बनने से पहले, एक प्रॉब्लम बनने से पहले, डिपार्टमेंट और असेसी के बीच में एक लॉगर्स हेड में आने से पहले क्लैरिफाई कर दें। नहीं तो ऑफ कोर्स मैं समझता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट में इस बात को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो पॉजिटिव जजमेंट ही देंगे। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट इश्यूज विच वी हैव डिस्कस। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगेगा और आपको जो एट प्रेजेंट डाउट्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक क्लैरिफाई करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फ्रेंड्स।